A budget is telling your money where to go instead of wondering where it went. इन दिस सेंस बजट इकोनॉमिक सर्वे से अलग होता है, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि हमारे पैसे को कहाँ जाना चाहिए रादर देन कि हमने पैसे कहाँ खर्च किए। ठीक, तो हम लोग पहले समझते हैं कि इस बजट में क्या क्या इंडेक्स है आपके लिए, क्या क्या कंटेंट है आपके लिए। ये यूनियन बजट 2025 और 26 है। हम इसमें इसका इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, नॉट जस्ट कि हम नंबर्स को रीड आउट करें। और उसमें जो प्रपोज्ड स्कीम्स हैं उसके बारे में एक अलग से सेशन आएगा। इस सेशन में हम केवल बजट के इन डेप्थ इनसाइट पर चर्चा करेंगे। तो इसका जो कंटेंट है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बजट में क्या-क्या अनाउंसमेंट हुए हैं, उनको एक शॉर्ट समरी में समझ लेंगे विद इन 5 मिनट में। देन उसके बाद हम उसके डीपर इनसाइट में जाएँगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके एस्टिमेट्स इस नए साल के लिए क्या-क्या होने वाले हैं। तो बजट है 2025 और 26 के लिए, इसको तैयार किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। इसको प्रेज़ेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो कि इस समय निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है? बजट में हमको पता चलेगा गवर्नमेंट रिसीट के बारे में, कहाँ-कहाँ से गवर्नमेंट को क्या-क्या प्राप्तियाँ हुई हैं। देन गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के रिगार्डिंग, गवर्नमेंट क्या-क्या एक्सपेंडिचर करने वाली है एंड एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री वाइज़ किस तरह से है, सब्सिडीज़ में क्या एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर मेजर स्कीम्स में क्या-क्या है। हाँ, ये स्कीम्स इम्पोर्टेंट होती हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट पैसे खर्च कर रही हैं, वो स्कीम्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। देन एफआरबीएम यानी कि फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट के ये जो प्रोविज़न है, उसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस तरह से मूव कर रही है, क्या हिस्ट्री है, क्या प्रपोज्ड टारगेट्स हैं, सब कुछ समझेंगे। देन आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज़ गवर्नमेंट पर कितनी हैं, ये मेंस और प्री दोनों के लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है, लायबिलिटीज़ वाला सेक्शन। देन एग्रीकल्चर रिलेटेड क्या स्कीम्स हैं, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, एक्सपोर्ट, फाइनेंशियल सेक्टर एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये मेन अ, लिस्ट है जिसके आधार पर हम इस बजट को थोड़ा-सा गहराई से देखेंगे। तो इसमें ये बजट 2 पार्ट में है। फर्स्ट पार्ट में बजटरी एस्पेक्ट्स हैं, सेकंड पार्ट में टैक्सेशन एस्पेक्ट है। तो पार्ट ए है जिसमें बजट के बारे में है, इसको प्रेज़ेंट किया है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एंड ये है बजट 2025-26 का, जो कि पार्लियामेंट में प्रेज़ेंट किया गया 1 फरवरी को। ठीक? इसके हाइलाइट्स क्या हैं? सबसे पहले देखते हैं कि हमारे जो डेफ़िसिट्स हैं उनके क्या फिगर्स हैं। तो सो फिस्कल डेफिसिट है 4.4% of GDP, revenue deficit is 1.5% of GDP, effective revenue deficit is 0.3% and primary deficit is 0.8% of GDP। तो इतना सिर्फ नंबर पढ़ लेने से हमें क्या, ये नंबर आपको नहीं याद रखने, ठीक है? क्या हमें कुछ पता चला? आंसर है नहीं। हमको जानना होगा कि ये फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, हम जानेंगे सर्टेनली। बट समरी में हम पहले समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है। जब हम फिस्कल डेफिसिट को डिटेल से समझेंगे अब से 5 मिनट बाद, तो इसके बारे में हम समझेंगे कॉन्सेप्ट के तौर पर फिस्कल डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, सब कुछ समझेंगे, ठीक है? आइए हम समझते हैं पैसे आते कहाँ से हैं। अगर हम ये इमेजिन करें परसेंटेज वाइज़ कि जब गवर्नमेंट को ₹1 मिलते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? इसके लिए आप ये बुलेट पॉइंट्स और उनके कलर्स को नोट करेंगे। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो करती है, वो गवर्नमेंट की रिसीविंग का सबसे बड़ा पार्ट है एंड दैट इज़ 24%, ठीक है? 24% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरो करती है, मतलब उधार लेती है। इनकम टैक्स से उसे मिलते हैं 22%, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से उसे मिलते हैं 18%, देन कॉर्पोरेशन टैक्स से उसे मिलते हैं 17%। बिकॉज़ कॉर्पोरेट टैक्स 5% कम कर दिया गया है, इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स अब 17% सोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टोटल रेवेन्यू का। देयर वाज़ अ टाइम जबकि कॉर्पोरेट टैक्स से जो रिसीविंग होती थी, जो प्राप्तियाँ होती थी, वो इनकम टैक्स से ज़्यादा थी, आज से 5-6 साल पहले, बट अब सिचुएशन अलग है। नॉन टैक्स रिसीट 9%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 5%, कस्टम 4%, नॉन डेट कैपिटल बहुत छोटा अमाउंट है, इग्नोर इट। मेनली आपको फोकस करना है कि टॉप 5 कौन-कौन से सोर्सेस हैं जहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मनी आता है। सो फर्स्ट इज़ बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी यानी कि उधार लेना। सेकंड इज़ इनकम टैक्स। थर्ड इज़ जीएसटी एंड अदर टैक्सेस। फोर्थ इज़ कॉर्पोरेशन टैक्स। ये कम से कम ये 4 आपको पता होना चाहिए। नॉन टैक्स रिसीट्स अगर आपको पता है इट्स ओके, इट्स गुड, ठीक है? अच्छा, जब ये पैसा आता है तो ये पैसा जाता कहाँ है ये भी समझ लेते हैं। वेयर डज़ द मनी गो? आइए देखते हैं।
सबसे ज्यादा जो हम खर्च करते हैं वो स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज है। कितना? 22%। यूनियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा पोर्शन स्टेट्स के शेयर और उनकी जो ड्यूटीज के रिगार्डिंग यूनियन पे करता है वो है। देन इंटरेस्ट पेमेंट नंबर 2 पर है, जो हमने बोरोइंग करी है उसके बदले जो हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ता है, जिसे हम डेट सर्विस भी कहते हैं। याद रखना, इसे हम डेट सर्विसिंग भी कहते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट को। तो ये नंबर 2 पर हमारा सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है। नंबर 3 पे हमारा सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है यूनियन गवर्नमेंट का सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में। एंड नंबर 4 पर है फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स। ठीक है। नंबर 5 पर आता है डिफेंस। नंबर 6 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। नंबर 6 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एंड नंबर 7 6% है सब्सिडीज। ठीक है। तो इस तरह से ये प्रपोजल सारे होते हैं जिन पे यूनियन गवर्नमेंट मनी स्पेंड करता है। आइए समझते हैं इन शॉर्ट्स में कि बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट हुए हैं। सो अनाउंसमेंट में जो ये वन लाइनर फैक्ट के तौर पर आपको प्रीलिम में सीधे मिल सकते हैं, इसलिए आप इनको 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। क्या इनको याद रखना जरूरी है? आंसर इज सर्टेनली यस। सो अनाउंसमेंट है टीडीएस ऑन रेंट, टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स ऑन रेंट, बट फॉर किस अमाउंट में? तो ये जो एनुअल लिमिट है ये पहले 2.4 लाख हुआ करती थी, अब इसे बढ़ा के 6 लाख रुपए कर दिया गया है। टीडीएस ऑन रेंट 6 लाख है, उससे अधिक रुपए 6 लाख है ना, उससे अधिक के अमाउंट पे ही अब कटेगा। टैक्स डिडक्शन फॉर सीनियर सिटीजन, ये लिमिट है, पहले 50,000 हुआ करता था, नाउ इट इज 1 लाख। टैक्स फॉर सैलरी टैक्स पेयर, नो इनकम टैक्स पेबल फॉर इनकम अप टू 12.75 लाख। ये आपको पूरा इसकी जो मैथमेटिक्स है वो समझने के लिए आपको वेट करना चाहिए, हम इसको टैक्सेशन वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। टैक्स इनकम अप टू ₹4 लाख सेट 0% अंडर न्यू रिजीम, यानी कि 4 लाख रुपए तक किसी को कोई टैक्स नहीं देना है। इसके अलावा स्टार्टअप्स के लिए क्या बेनिफिट है? सो बेनिफिट फॉर स्टार्टअप्स विल कंटिन्यू फॉर 5 ईयर फ्रॉम द इंसेप्शन, यानी कि पहले जो स्टार्टअप्स को 3 साल के लिए बेनिफिट मिलते थे, अब वो बेनिफिट 5 ईयर के लिए मिला करेंगे। इसके अलावा ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क टू बी स्टैब्लिश्ड फॉर रूरल इंडिया। एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर, ये रेज कर दिया गया 100%, यानी कि इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई अगर कोई फॉरेन कंपनी लेके आती है तो वो 100% तक की एफडीआई अब अलाउड है। इसका मतलब ये है कि कोई फॉरेन कंपनी होली ओन्ड सब्सिडरी या होली ओन्ड स्टार्टअप, होली ओन्ड न्यू वेंचर के तौर पर इंडिया में स्टैब्लिश कर सकती है, उसे अब इंडिया में पार्टनर बनाने की बाध्यता नहीं है। ठीक है, बिकॉज वो 100% इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर सकती है। नाउ हाउसिंग फंड, एलोकेशन ऑफ ₹15,000 करोड़ फॉर कंप्लीशन ऑफ 1 लाख हाउसिंग यूनिट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया घर बनवा रही है गरीबों के। आत्मनिर्भरता इन ऑयल सीड्स, 6 ईयर मिशन ऑयल सीड्स के लिए लॉन्च हुआ है, हम लोग इसको समझेंगे आगे डिटेल में। कॉटन यील्ड इम्प्रूवमेंट 5 ईयर मिशन इनिशिएटेड। किसान क्रेडिट कार्ड, लोन लिमिट रेज टू 3 लाख रुपीज टू 5 लाख। पहले केसीसी के अंतर्गत 3 लाख के लोन मिलते थे, अब ये लोन के अमाउंट बढ़ाकर 5 लाख कर दिए गए हैं। एजुकेशन की फील्ड में हम देखेंगे तो अटल टिंकरिंग लैब, ये हर स्कूल में अब स्टैब्लिश की जाएगी। ब्रॉडबैंड इंटरनेट, ये सेकेंडरी लेवल के स्कूलों में डेवलप किए जाएंगे। आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज किए जाएंगे। एट स्टूडेंट कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। आईआईटी पटना को भी एक्सपेंड किया जाएगा। मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको बैक टू बैक कई बार बोला है अपनी स्पीच में। हेल्थ केयर के फील्ड में डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे, ये स्टैब्लिश किए जाएंगे ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। ठीक है, एंड 200 सेंट्रली प्लान्ड सेंटर्स, यानी कि ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और 200 सेंटर्स और होंगे जहां पर ये डेवलप किया जाएगा बाई फाइनेंशियल ईयर 2026। ड्यूटी ऑन लाइफ सेविंग ड्रग्स, 6 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जिनमें ड्यूटी केवल 5% होगा एंड 36% एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। 36 यानी कि 36 दवाएं ऐसी हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया गया है फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। एमएसएमई क्रेडिट गारंटी, गवर्नमेंट रेस्ड फ्रॉम 5 करोड़ टू 10 करोड़, यानी कि एमएसएमई क्रेडिट गारंटी की जो पहले लिमिट 5 करोड़ हुआ करती थी, अब वो लिमिट 10 करोड़ कर दिया गया है। ट्रिपल पी मोड में जो प्रोजेक्ट 3 ईयर प्रोजेक्ट है उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा
ट्रिपल ट्रिपल पी मोड में, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू 1.5 लाख करोड़ एलोकेटेड फॉर स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट इंफ्रा रिफॉर्म, यानी कि अगर स्टेट्स इंफ्रा डेवलप करना चाहते हैं तो उन्हें 1.5 लाख करोड़ तक का कॉर्पस डेवलप किया गया है। रीजनल एयरपोर्ट्स अप टू ओवर 100 न्यू रीजनल एयरपोर्ट्स प्लान किए जाएंगे नेक्स्ट डिकेड में। उड़ान 2.0, ये आपको पता है, उड़े देश का आम नागरिक, ये एयरपोर्ट, एयर फ्लाइट्स, इन सभी चीज़ों के डेवलपमेंट एक्सपेंशन के लिए स्कीम लाई गई है। इसमें 120 न्यू एयरपोर्ट कनेक्ट किए जाएंगे, जिसमें खास तौर से नॉर्थ ईस्ट और बिहार पर फोकस होगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के फील्ड में हम देखेंगे कि इजियर एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट होना चाहिए। टैरिफ रेट्स प्रपोजल है टू रिमूव 7 टैरिफ रेट्स, लिविंग 8 रिमेनिंग, केवल 8 बचेंगे, 7 हटा दिए जाएंगे। इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स, ये प्रमोट करेगा कंपटीशन अमंग स्टेट्स। इसके अलावा फिस्कल डेफिसिट, रिवाइज्ड फिस्कल डेफिसिट टारगेट 4.8% है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 का। कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये 10.18 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोज किया गया है। इसके अलावा वुमेन के लिए टर्म लोन फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अप टू ₹12 crore available for first time entrepreneurs and from SC ST and backward classes। ये जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स हैं SC ST एंड बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उनके लिए 2 करोड़ अवेलेबल किया जाएगा अब फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार। इसके अलावा न्यूट्रिशनल सपोर्ट रूरल इंडिया के लिए ओवर 8 करोड़ चिल्ड्रन को ये बेनिफिट करेगा एंड 1 करोड़ लैक्टेटिंग मदर्स भी इसके टारगेट में हैं। मेक इन इंडिया नेशनल मिशन मैन्युफैक्चरिंग मिशन, ये प्रोवाइड करेगा पॉलिसी सपोर्ट एंड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क। क्लीन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चर मिशन, ये नया इनिशिएटिव है, लॉन्च किया गया है। हम इन सब के बारे में आगे चल के डिटेल से बात करने वाले हैं। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, ये फोकस करेगा R&D पर। वाटर मैनेजमेंट के लिए जल जीवन मिशन कंटिन्यू है, जिसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2028 के लिए, ये टाइमलाइन याद रखेंगे। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है एंड ये स्टैब्लिश किया जाएगा विद द एलोकेशन ऑफ 500 करोड़। ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, ये एडिशनल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इसमें एडिशनल कैपिटल का इन्फ्यूजन किया जाएगा फॉर प्रोडक्शन एंड वीसा फ्री वेवर्स फॉर सर्टेन टूरिस्ट ग्रुप्स को वीसा फ्री वेवर्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए अब हम बजट में थोड़ा सा डिटेल में एंटर करने वाले हैं, बजट एस्टिमेट 2025-26 के साथ। सो नेक्स्ट ईयर के लिए गवर्नमेंट की जो टोटल रिसीट्स हैं अदर देन बारोइंग को छोड़कर, वो कितनी है 4.96 लाख करोड़, जबकि टोटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है वो है 50 लाख करोड़। ठीक, इसके अलावा द नेट टैक्स रिसीट, यानी कि टैक्स से गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला है, तो वो है अपने आप में 28.37 लाख करोड़। द फिस्कल डेफिसिट इज 4.4% ऑफ GDP, याद रखना ये काम का डेटा है। ग्रॉस मार्केट बारोइंग, so market borrowing is equal to fiscal deficit, so it is 14.82 lakh crore। And capital expenditure, so capital expenditure is 11.21 lakh crore which is 3.1% of GDP। ये 2025-26 के लिए प्रपोज्ड है। चलिए बजट के कुछ डेटा देखते हैं जो काम के डेटा हैं। यहाँ पर हमारा एक्चुअल है 2023-24 का एक्चुअल डेटा, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। सो एग्जाम के लिए ये फैक्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ये रियल है। ठीक है, ये बजट किया है 2024-25 का जो लास्ट बजट था, उसको रिवाइज करके हम हमारे पास जो डेटा है ये अप टू नवंबर लास्ट या दिसंबर लास्ट तक का डेटा होता है। सो दिसंबर 2024 तक का डेटा इसमें होता है, 9 मंथ का डेटा होता है, तो उसके बिहाफ पर 12 मंथ का एस्टिमेट निकाला जाता है। ठीक है, सो ये रिवाइज डेटा हमारे पास है एंड ये 2025-26 के लिए बजटेड डेटा है। एग्जाम के लिए ये भी फैक्ट काम का है। इसके अलावा रिवाइज एस्टिमेट 2025-26 के लिए जो परसेंटेज चेंज है वो हमको आगे दिखाई देंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हमारा एक्चुअल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 34,94,252 करोड़, यानी कि 34 लाख करोड़ हमारा एक्चुअल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, राजस्व व्यय है। सो हमको समझना चाहिए कि बजट में
रेवेन्यू एंड कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब कुछ बिना जाने हम इसमें चाहे जितनी बातें कर लें, ये फैक्ट हमें समझ में नहीं आएंगे। आइए वापस चलते हैं और इनको एक एक बार पहले समझते हैं कि जो बजट का स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, किस तरह से ये सब काम करता है। ठीक, यहीं पे देखते हैं। तो देखते हैं, जैसे ये होता है बजट। बजट में दो अकाउंट होते हैं, एक रेवेन्यू अकाउंट और एक है कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, कैपिटल में कैपिटल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। सो ये है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बजट का पार्ट। ठीक है, अब हमको ये समझ में आएगा। नाउ जो 2025-26 में, ये 2023-24 का एक्चुअल है, और जो 24-25 में देखा जाए तो ये रेवेन्यू हमने कुछ ज्यादा जनरेट किया है। रेवेन्यू ज्यादा हमने जनरेट किया है 24-25 से 25-26 में। यानी कि इस साल का ये जो हमारा बजट था, इसको तुलना में इस साल में हमने कितना बढ़ा के आगे रखा है। तो ये हमारा प्रपोज्ड है 6.67% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमको ज्यादा खर्च करना है, ऐसा गवर्नमेंट प्लान करके आई है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो 23-24 का डेटा हमारे पास है 9,49,195 करोड़। जो बजट किया गया था 2024-25 में वो है 11,11,111 करोड़। जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है दिसंबर 2024 तक का, वो 10,18,429 करोड़ है। और जब हमने नया बजट तैयार किया 25-26 का, तो ये डेटा होता है 25-26 का। तो इस डेटा के अकॉर्डिंग अब हमने जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्लान किया है वो ज्यादा किया है। कितना? 10.1%। कैसे? आप कंपेयर कर लीजिए ये दोनों डेटा को और देखेंगे कि 10.1% अधिक हमने रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान किया है। इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैपिटल आउटले और लोन्स एंड एडवांसेस, ये दो तरह से हैं। देखो याद रखो, जब कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है तो मतलब ये कि हम पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब हम पैसा हम लेंगे कहाँ से। तो लोन्स और जो एडवांसेस हम ले रहे हैं वो है हमारा 2,25,844 करोड़ का प्लान है। और जो कैपिटल आउटले हमारा अपना है, जैसे हमने डिसइन्वेस्टमेंट किया या कुछ इस तरह से, तो वो हमारा 8,95,246 कैपिटल आउटले हमारा टोटल है, जिसमें कैपिटल रिसीट्स हैं गवर्नमेंट की, वो सभी मिलाकर। तो ये दोनों चीजें हमने अब इस बजट के लिए ज्यादा प्लान किया है, 25-26 के लिए ज्यादा प्लान किया है। सो टोटल एक्सपेंडिचर जब हम चेक करते हैं तो 44 लाख ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर जोड़ के है। सो टोटल एक्सपेंडिचर जब हम देखते हैं तो 2023-24 का जो एक्चुअल है वो 44,43,447 करोड़ है। जबकि अब हमने जो बजट किया है, सॉरी, जो हमने 24-25 में प्लान किया तो 48,20,512 करोड़ था, जिसको अब हमने प्लान किया है 50,65,345 करोड़, जो कि 7.54% अधिक है एज कम्पेयर टू लास्ट बजट। रेवेन्यू रिसीट हमने आपको दिखाया कि रेवेन्यू रिसीट बजट में कहाँ होती है। ये डेटा हमको एग्जाम के लिए काम का है। तो रेवेन्यू रिसीट हुई हमको 27,29,000 करोड़ 36। ये 2023-24 का डेटा है। ठीक है, एक्चुअल है इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये रियल है, जो हो चुका है ये वो है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब हमारा प्लान कितना है, तो लास्ट बजट का है 31, लास्ट टू लास्ट यानी कि 24-25 बजट का है 31,29,200 करोड़, जिसको कि अब हमने 25-26 के लिए 34,20,409 करोड़ का हमने, यानी कि 10.8% इंक्रीज के साथ हमने रेवेन्यू रिसीट का प्लान रखा है। एंड कैपिटल रिसीट ये 28% अधिक का हमने प्लान रखा है इस बजट में, 76,000 करोड़ है। इसमें जो रिसीट में है तो लोन्स की जो रिकवरी होगी वो 29,000 की होगी, अदर रिसीट्स होंगी इंक्लूडिंग डिसइन्वेस्टमेंट, ये मिला के 47,000 करोड़ का होगा। तो ये दोनों अपने आप में 11% एंड 42% ज्यादा है। ये ज्यादा क्यों हमने प्लान किया, क्योंकि हमने डिसइन्वेस्टमेंट का ज्यादा प्लान किया, इसलिए अपने आप में 42% की ग्रोथ दिखा रहा है। टोटल रिसीट जिसमें हम छोड़ेंगे कितना, 27,88,008 एक्सक्लूडिंग बारोइंग, बारोइंग को छोड़कर कितना है, तो ये एक्चुअल है 2023-24 का।
2023-24 का ये एक्चुअल है। वो हमको टोटल रिसीट हुई है बारोइंग को छोड़कर 27,88,804 करोड़। बजट में हमने प्लान किया था 2024 में 32,07,200 करोड़, और 25-26 में हमने प्लान किया है 34,96,409 करोड़। तो ये अपने आप में 11% हमने ज़्यादा बजट में प्लान किया है अब 25 में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट की ट्रेजेक्टरी है वो सब अपवर्ड डायरेक्शन में है। इतने सारे फैक्ट थे जिनको आपको याद नहीं रखना था, ठीक है। मेंस में थोड़े बहुत फैक्ट काम आ सकते हैं, लेकिन अब जो फैक्ट आएंगे वो याद रखना है। यहां से आपको याद रखने वाले फैक्ट है, मेमोराइज, इनको याद रखना है। सो रेवेन्यू डेफिसिट कितना होता है, तो हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट देखा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जब आप रेवेन्यू रिसीट घटा देते हैं तो आता है रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये है 7,65,216 करोड़ का 2023-24 के एक्चुअल डेटा में, जिसको अब हमने प्लान, जिसका प्लान लास्ट वाला प्लान बजट में प्लान था 25-26 में, सॉरी 24-25 प्लान में बजट में था। तो ये 5,80,201 करोड़ का था रेवेन्यू डेफिसिट, जिसे हम अब घटाकर 5,23,846%, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट को हम पहले की तुलना में 14% कम करेंगे। सो ये परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है, ये डेटा आपको याद रखना है, ऊपर वाला नहीं याद रखना। तो एक्चुअल में है रेवेन्यू डेफिसिट 2023-24 में 2.6%, 23-24 में यस ये रेवेन्यू डेफिसिट है 2.6%। हमने प्लान किया था बजट में 24-25 में 1.8%, जो कि रिवाइज्ड एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 1.9%। अब हमने रेवेन्यू डेफिसिट को 1.5% पे लाने का टारगेट रखा है 2025 और 26 के ईयर में। नाउ फिस्कल डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट वो पार्ट होता है जो गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी पड़ती है। सो ये हमारा 5.6% था, कोविड की वजह से बढ़ा हुआ था, जो घटते घटते 2023-24 में 5.6% के आसपास आया। हमने लास्ट बजट में प्लान रखा 4.9%, करंट बजट में हमारा ये प्लान है 4.4%, ठीक है। जब हमने 4.9% लास्ट बजट में रखा तो हमारी अचीवमेंट उसके अकॉर्डिंग थी, ठीक है। हमारा फिजिकल डेफिसिट कम था, अब हम 4.4% फिजिकल डेफिसिट लाना चाहते हैं। सो व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट, तो पहले प्राइमरी डेफिसिट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। प्राइमरी डेफिसिट वो पार्ट होता है जिसमें कि हम अपनी इंटरेस्ट लायबिलिटीज को हटाकर अपना डेफिसिट मेजर करते हैं। इंटरेस्ट में जो लायबिलिटीज है, यानी कि जो हमने लोन लिया है, भारत सरकार ने लोन लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन लिया, तो उसमें हमको जो अपनी इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं उनको असाइड करके, अलग करके, तो ये 2% 2023-24 के अकॉर्डिंग है एक्चुअल में, जिसका प्लान लास्ट बजट में 1.4% था, बट एक्चुअल और कम था, बहुत अच्छी बात है 1.3%। अब हम प्राइमरी डेफिसिट को 0.8% पे लाना चाहते हैं, जिसको हम इन फ्यूचर में जीरो करेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट हमारा कितना प्लान है, 0.8%। ये सारे पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। गवर्नमेंट का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट की तुलना है, सो इंक्रीज किया है कितना, 7.5%, 7.4% टोटल एक्सपेंडिचर, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इसको आगे बढ़िए, नॉट हियर, इनकी जरूरत नहीं है। जीडीपी ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है वो कितना है, तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 2025-26 के लिए 10.1% प्लान है। रियल जीडीपी अलग है, रियल जीडीपी हमने इकोनॉमिक सर्वे वाले बजट में डिस्कस किया था, वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाओगे तो इसी प्लेलिस्ट में आपको इकोनॉमिक सर्वे का पूरा वीडियो, एक ही वीडियो में पूरा इकोनॉमिक सर्वे कवर है। जितनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, जहां तक आपका क्वेश्चन आता है, मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो वो आप इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर देख लो, उसमें हम रियल जीडीपी पे जितना बजट एस्टिमेट है, जो जो अ, एक सेकेंड, रियल जीडीपी पर जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट है, रियल जीडीपी पर इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट है, ग्रोथ के प्रोजेक्शन है, वो हमने पीछे देख लिया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब हम नॉमिनल प्राइस पे बात कर रहे हैं। नॉमिनल प्राइस का मतलब होता है करंट ईयर। इसमें इसमें जो इन्फ्लेशन का डेटा है वो एडजस्टेड नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हमारा जो जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन है 2024-25-26 के लिए वो 10.1% है, ठीक है। बाकी हम रिसीट पे, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, ये टैक्स रेवेन्यू की हम आगे चल के बात करने वाले हैं। हमने यहाँ पे बात कर लिया कि कितना टैक्स रिसीट्स हैं, कितना नॉन टैक्स रिसीट्स हैं, डेवल्यूशन ऑफ स्टेट्स का कितना है, जो इसमें इंपॉर्टेंट डेटा है, उनको हमको सबको देखना चाहिए। आइए देखते हैं ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कितना है, रिवाइज हो जाएगा। तो टैक्स में देखो, एक तो है जीएसटी,
जीएसटी रेवेन्यू हमने टारगेट किया 10%, 10.9% अधिक टारगेट किया है प्रीवियस बजट की कंपैरिजन में इस बजट में। उसी तरह से हमारा जो दूसरे टैक्स हैं जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स है। सो कॉर्पोरेशन टैक्स कितना हमने प्लान किया है, वो रिवाइज्ड एस्टिमेट से 10.4% ज़्यादा प्लान किया है कॉर्पोरेशन टैक्स। एंड इनकम टैक्स हमने 14% ज़्यादा प्लान किया है, 14.4%। ठीक है, ये डेटा हमारे काम के थे। डेवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स में राज्यों को कितना दिया जाएगा, वो अब हमारा बढ़ के 10.5% प्रीवियस बजट की तुलना ज़्यादा हमने प्लान किया है। रिवाइज्ड एस्टिमेट से डेटा होगा, ओके, रिवाइज्ड एस्टिमेट से 10.5% ज़्यादा हमने प्लान किया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू, सो नॉन टैक्स रेवेन्यू वो होती है जो नॉन टैक्स, जैसे एक तो गवर्नमेंट को टैक्सेशन से पैसा मिलता है, दूसरा उसको जैसे कोई फीस है, पासपोर्ट फीस है, या और सोर्सेज होते हैं कंपनी से जो प्रॉफिट होता है, ओएनजीसी, एनटीपीसी, इन कंपनी से, वो सब नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं। सो नॉन टैक्स रेवेन्यू अपने आप में 11% ज़्यादा प्लान किया गया है 2025-26 के लिए। ये तो हुआ नॉन टैक्स रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग स्टेट्स। ठीक, नॉन टैक्स रेवेन्यू में मेनली इंटरेस्ट रिसीट्स होते हैं, जो हमने भारत सरकार ने लोन दिया है किसी को, डिविडेंड, लाइसेंस फी, टोल चार्जेज, ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं। और प्रीलिम के लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंटरेस्ट रिसीट, डिविडेंड, लाइसेंस, टोल फी, और ये जो चार्जेस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉइंट करते अप्लाई करती है वो। इसके अलावा जो कंपनीज होती हैं गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, उनमें जो उनका डिविडेंड है वो भी अपने आप में नॉन टैक्स रेवेन्यू है। नाउ व्हाट इज कैपिटल रिसीट? कैपिटल रिसीट में हमने प्लान किया है 28.8% अधिक 2025 24-25 की बजट की तुलना में। ठीक है, एंड रिवाइज्ड एस्टिमेट की तुलना में 24.4% अधिक हमने प्लान किया है। आइए सेंट्रल गवर्नमेंट के हम टोटल रिसीट को चेक करते हैं यहाँ पर। एक बात याद रखेंगे, किसी पॉइंट पे देखो सारे डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक बार आप देखोगे तो आपको पता रहेगा कि आप जिस देश में रहते हो उसमें कितना बजट होता है, कितना कॉर्पोरेशन से टैक्स आता है, कितना पर्सनल इनकम से टैक्स आता है, कितना जीएसटी से टैक्स गवर्नमेंट रिसीव करती है। उनका एक आपको रफ एस्टिमेट पता होना चाहिए, ताकि एग्जाम में कभी अगर ये सीधे सीधे पूछे कि हाँ हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स कितना है, तो आपको ये तो पता हो कि हाँ 9-10 लाख करोड़ के आसपास कुछ है। ऐसा तो नहीं कि आप 90,000, 80,000 कुछ बोलने वाले हैं, या 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ बोलने वाले हैं। नहीं, आपको एक रफ एस्टिमेट होना चाहिए। सो हमने कॉर्पोरेशन टैक्स अब प्लान किया है 10%, 10.4% अधिक हमने प्लान किया है रिवाइज्ड एस्टिमेट की तुलना में। अब हमारा जो नया बजट है, रिवाइज्ड एस्टिमेट का डेटा है इधर 9.8 लाख करोड़ से अब हमने 10.82 लाख करोड़ प्लान किया है कॉर्पोरेट टैक्स, जो कि एक्चुअल डेटा 23-24 के लिए है 9,11,055 करोड़। इनकम टैक्स हमने प्लान किया है, जो इनकम टैक्स से गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट होता है 14.4% अधिक प्लान किया है रिवाइज एस्टिमेट से। तो रिवाइज एस्टिमेट का डेटा यहाँ पे है, बजट एस्टिमेट हमारा ये है करंट ईयर का। उसी तरह जीएसटी हमने ज़्यादा प्लान किया है 10.9%, आप देख सकते हैं रिवाइज एस्टिमेट और बजट 25-26 का है। कस्टम 2.1% अधिक प्लान किया है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी 3.9% अधिक प्लान किया है, सर्विस टैक्स में कोई चेंज नहीं है। डिवोल्यूशन ऑफ स्टेट, राज्यों को 10.5% ज़्यादा मनी रिसीव होगा। सेंटर का जो नेट टैक्स रेवेन्यू है वो 11.0 यानी कि 11% ज़्यादा प्लान किया गया है रिवाइज्ड एस्टिमेट की कंपैरिजन में इस बजट में। नॉन टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट रिसीट्स, डिविडेंड और नॉन टैक्स अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू, तीन मेन चीज़ें हैं। अगर हम तीनों को टोटल हम देखना चाहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू में, तो पहले तो यह है कि रिवाइज्ड एस्टिमेट 5.31 5,31,000 करोड़ के सामने 5,83,000 करोड़, यानी कि रिवाइज्ड नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारा जो है वो 9.8% ज़्यादा प्लान किया गया है। इसमें इंटरेस्ट पेमेंट 40.2% अधिक प्लान है, डिविडेंड 12.3% अधिक प्लान है, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू 1.1% अधिक अदर प्लान है। कैपिटल रिसीट विदाउट बारोइंग, यानी कि जो उधार लिया उसको छोड़ दो तो कैपिटल रिसीट कितना है, हमने रिवाइज्ड एस्टिमेट की तुलना में 76,000 करोड़ प्लान किया है, विच इज 28.8% मोर। अच्छा, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट से हमें कैपिटल रिसीट कितना होगा, तो 40.4% अधिक प्लान है। ये हम पिछले रिवाइज एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 33,000 प्लान किया था, अब हमने 47,000 प्लान किया है। इसलिए रिसीट्स विदाउट बारोइंग यानी कि सीडीई मिलाकर हमने 11 पॉइंट ज़्यादा परसेंट 1 ज़्यादा परसेंट प्लान किया है, बारोइंग हमने बढ़ाया नहीं है। टोटल रिसीट
7.4% हमने ज़्यादा रिसीव की अपेक्षा की है, इसमें बोरोइंग मिलाकर है। ये पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम आगे बढ़ेंगे। नॉन टैक्स रिसीट्स आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर की। टोटल एक्सपेंडिचर का ये डेटा हमने समझ लिया है पहले ही, लेकिन जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का जो डेटा है, ये आप देख सकते हैं 30.5% इंक्रीज है ओवर रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। ये आप ध्यान रखना, बिकॉज कई बार क्या होता है, ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है, तो फिर आपको परेशानी होती है, आपको लगता है कि हमने तो पढ़ा है बट हमको ये कहीं मिला नहीं, नहीं मिला है, आप ध्यान से अभी देखो बस, ठीक है। उसी तरह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का इसमें डेटा दिया हुआ है कि कितने परसेंट है, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का अलग अलग दिया हुआ है। हाँ, प्राइमरली सबसे ज्यादा जो एक्सपेंडिचर किए गए हैं उनमें जल जीवन मिशन एंड प्रधानमंत्री आवास योजना, ये एक्सपेंडिचर के मेजर हेड्स हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो है पेंशन में बड़ा स्पेंड किया है, जिसको कि आप देख सकते हैं, ये भी एक हायर स्पेंड है, एक्सपेंडिचर है। तो हमने पीछे देखा कि एक्चुअल बजट, रिवाइज्ड बजट और 2025-26 का जी ये जो प्रपोज्ड बजट है, इसमें किन किन स्कीम्स में किस प्रकार से जो अमाउंट चेंज हुए हैं वो हमने देखा। जैसे सेंट्रल इस एक्सपेंडिचर में टोटल एक्सपेंडिचर कितना है सेंटर का, तो वो 5.7% ज़्यादा है रिवाइज्ड एस्टिमेट की कंपैरिजन में। एंड अगर हम ये देखें कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या चेंज है, तो 7.2% हायर है। हमेशा आप देखेंगे रिवाइज्ड एस्टिमेट्स की कंपैरिजन में जो प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर है वो, तो ये दो डेटा आप कंपैरिजन करते हुए चले जाएंगे। इसके अलावा अदर एक्सपेंडिचर के साथ साथ इंटरेस्ट पेमेंट का डेटा बड़ा है, 12.2% है। एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, देखो स्पॉन्सर्ड और सेक्टर स्कीम में डिफरेंस क्या होता है, चलो चेक करते हैं। सेंट्रल स्कीम्स, इसको आप टू पार्ट में कैटेगराइज करते हो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जिनमें एंटायर मनी, 100% मनी स्पेंट बाय सेंटर एंड स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय सेंटर, इम्प्लीमेंटेशन भी सेंटर करता है, ठीक है। स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि इसमें स्टेट एंड सेंटर, सेंटर एंड स्टेट मिलकर एक्सपेंडिचर करते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन सेंटर करती है और इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट करता है, ठीक है। तो इस तरह से सेंट्रल स्कीम्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 30.5% का हाइक है, जो कि मेजर हाइक है। ये आपकी प्रीलिम के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकता है, ठीक। फाइनेंस कमीशन ग्रांट में 4.4% की हाइक है। रूरल लोकल बॉडीज में 7.9% की हाइक है। अर्बन लोकल बॉडीज में 24.6% की हाइक है। ये सारे डेटा आपको देखने हैं। रिवाइज्ड एस्टिमेट के बाद प्रपोज्ड एस्टिमेट में कितने प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर क्या क्या है। डिसास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स ज़्यादा हैं। पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, इसमें कमी आई है, ठीक, इसमें तेजी से कमी आई है। बिकॉज जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद 5 ईयर के लिए मेनली गवर्नमेंट ने बोला था कि वो जितना रेवेन्यू डेफिसिट है वो उसको धीरे धीरे वो कंपनसेट करेगा, और वो 5 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए वो 5 ईयर फिनिश हो चुके हैं, ठीक। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो लोन टू स्टेट है, मतलब स्टेट्स जिन पैसों को कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करना चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन प्राप्त कर रहे हैं, उसमें हाइक है 20% की। सो टोटल एक्सपेंडिचर में 7.5% की हाइक है, ये आपके लिए एक मेन फैक्ट है। चलिए हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर हैं उसका कहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर पार्ट किया जा रहा है। ये टेबल आपको हेल्प करती है कि आप सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स, इनको आप चेक कर सकें कि ओवरऑल क्या चेंजेस हो रहे हैं। सबसे पहले सेंट्रल सेक्टर स्कीम देख लीजिए, तो लास्ट 5 ईयर का मेनली आपको पता होना चाहिए। तो 20 से आप देख लीजिए 13.52, 12.18, 14.26, 14.23, 15.13 एंड 16.23। तो ये अप्स एंड डाउन्स रहे हैं। जैसे ये डाउन है
बाकी यहाँ पे तो आपको अप दिखाई दे रहा है, बट ये डाउन है, ठीक है। तो अप्स एंड डाउन्स आपको दिखाई देते हैं। इसके अलावा स्पॉन्सर्ड स्कीम में 7.98, 10.11, 11.05, 13.22, 14.45, ये आपके लिए क्वेश्चन बनाएगा कि ये लगातार 5 सालों से बढ़ रहा है। यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन, यूनियन गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लगातार 5 सालों में कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ। यस, बिकॉज आप यहाँ से भी देखोगे ना, 6.5.7, 6.2, 6.7, 6.27, तो ये आपको यहाँ पे 7.27, यहाँ पे ये सारे आपको इंक्रीज के दिख रहे हैं। तो ये आपको लगातार लास्ट 10 ईयर का डेटा आपको आपके पास है, ये आपका क्वेश्चन बना सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का डेटा आप अपने पास लिख के रखिए। डेटा नहीं, एटलीस्ट एक स्टेटमेंट लिखिए अपने पास। स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में पास्ट 10 ईयर्स में कंटिन्यूअसली एक्सपेंडिचर यूनियन गवर्नमेंट का इंक्रीज कर रहा है, ठीक। फाइनेंस कमीशन ग्रांट में अप एंड डाउन मिलेगा आपको, क्यों, उसका रीजन है 1.24, 1.34, 2.07, 1.73, फिर कम हुआ कम हुआ कम, तो इसको नहीं याद रखना, ठीक है, छोड़ दो। इसमें पूंजीगत व्यय की क्या स्थिति है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्या सिचुएशन है, आइए देखते हैं। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, एंड सो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अदर देन जीआईए, कैपेक्स, सो एंड टोटल एक्सपेंडिचर। सो हम एक चीज देखते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर का डेटा। सो यूनियन गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर अपने आप में हाई था, कब, ईयर 2020-21 में, और ये धीरे धीरे कम होता चला गया। तो पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए, लास्ट 5 ईयर में यूनियन गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर में कमी आई है। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर में, पहले इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये आपका डेटा परसिस्टेंट इंक्रीज नहीं किया है, इसमें भी अप एंड डाउन है, जैसे आप चेक करेंगे तो इसमें अप एंड डाउन है, ठीक है। बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि ये यूनियन है, यूनियन ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में लेट से 20 रुपीज खर्च किए, ठीक है, और यूनियन ने स्टेट को रुपीज 10 दिए, ठीक है। स्टेट ने 10 में से 5 रुपीज कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च किए और 5 रुपीज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में खर्च किए। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये 10 और ये 5 जुड़ जाएगा तो 25 रुपीज हुए, ठीक है। इस तरह से आप इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर को काउंट करते हो, याद रखना ये कॉन्सेप्ट आपके काम का है, इसीलिए हम लोग टेबल वगैरह थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। इफेक्टिव रेवेन्यू हम एक्सपेंडिचर हमको अभी तक पता था, अब हमने इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में देखा। सो revenue expenditure is expected to increase by 6.7% and capital expenditure is expected to increase 10.1%। बस आपको उसकी समरी मिल गई। नाउ अबाउट डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट का गवर्नमेंट का प्लान बड़ा है, गवर्नमेंट ज्यादा बड़े पैमाने पे डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है। इन 2024-25 सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टिमेटेड टू मीट 66% ऑफ इट्स डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट। मतलब 100 रुपए अगर उसको डिसइन्वेस्टमेंट से इकट्ठा करना था तो उसने 66 रुपीज वो कैप्चर कर पाने में सक्सेस थी, तो मतलब टारगेट मैच नहीं हुआ, ठीक। ये अपने आप में बजट से कम था। सो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट हैज रिड्यूस्ड, कम किया गया है 5th consecutive ईयर, एंड हैव नॉट बीन अचीव्ड इन एनी ऑफ द ईयर। बस ये आपका प्री का फैक्ट हो गया, बिकॉज ये अपने आप में एक एक्सट्रीम फैक्ट है, किसी भी साल डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट अचीव नहीं हुआ। डिसइन्वेस्टमेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, बजट का टारगेट ये है और एक्चुअल डिसइन्वेस्टमेंट येलो में है। किसी भी साल आप देखेंगे तो एक्चुअल डिसइन्वेस्टमेंट लास्ट 5 ईयर में आप किसी भी साल देखेंगे, यानी कि 20 से 25 आप देखिए, तो कभी भी एक्चुअल डिसइन्वेस्टमेंट प्रपोज्ड डिसइन्वेस्टमेंट के बराबर नहीं था। ये ईयर था, अगर हम बात करें तो 2018 और 19 का, जब डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट जो था उससे एक्चुअल डिसइन्वेस्टमेंट ज्यादा था, है ना। सिर्फ ये आप देख सकते हैं 2017, 18 और 18, 19 के लिए, बट लास्ट 5 ईयर में ये फैक्ट नहीं है, याद रखना, ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए दैट लास्ट 5 ईयर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने जो भी डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट रखे थे बजट में, उनको मैच नहीं कर पाई है।
ठीक, ये देखिए यहाँ पे लास्ट 5 ईयर का लिखा हुआ है बजट में, तो आप उसको गलती नहीं कर सकते। मिनिस्ट्री वाइज एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, आइए देख लेते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि 50% से ज़्यादा एलोकेशन 13 मिनिस्ट्रीज को किया गया है। तो यस, ये स्टेटमेंट सही है। 2025-26 के बजट में 13 मिनिस्ट्रीज को 53% एलोकेशन किया गया है, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एलोकेशन प्राप्त किया है। कितना? 6,81,210 करोड़, 6,81,210 करोड़। और ये टोटल एक्सपेंडिचर का 13.4% है, जो कि स्कीम्स में, जो कि मिनिस्ट्री वाइज खर्च किया गया है, उनमें 13.4% का जो बजट एलोकेशन है वो किसको है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ये याद रखेंगे, काम का फैक्ट है। जो हाईएस्ट एलोकेशन है उनमें अदर मिनिस्ट्रीज है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट 5.7%, रेलवे 5%, कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री 4.3%। तो इस तरह से ये प्रीलिम का आपका रेडीमेड फैक्ट हो गया कि टॉप 5 मिनिस्ट्रीज कौन सी हैं जिनको सबसे ज्यादा एलोकेशन किया गया है। नंबर 1 पर डिफेंस, नंबर 2 पर रेल रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, नंबर 3 पर रेल, नंबर 4 पर कंज्यूमर अफेयर, नंबर 5 पर फूड एंड पब्लिक, नो, नंबर 4 पर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा एक है। तो इस तरह से आपके पास टॉप 4 मिनिस्ट्री का सबसे जो हाईएस्ट एलोकेशन वो आ गया। नाउ मिनिस्ट्री वाइज डेटा अब आपके सामने है, इसमें हम देखेंगे सबको एक एक करके। ठीक, सो कुछ इसमें चेंजेस आपको मिलेंगे मिनिस्ट्री वाइज एक्सपेंडिचर में। आइए देखते हैं। देखो, ये परसेंटेज चेंज है, चेंज अलग चीज होती है और हाईएस्ट एलोकेशन अलग चीज होता है। वो हम ऊपर के लाइन में हम जो समझ चुके हैं वो वहीं का वहीं वो फैक्ट है। हाईएस्ट एक्सपेंडिचर में डिफेंस है सबसे अधिक, 6,81,000 नंबर 1 पर। रोड ट्रांसपोर्ट नंबर 2 पर 2,87,000। रेलवे नंबर 3 पर, ठीक है, 2,55,445 करोड़। 2,33,211, 2,33,211 करोड़ के साथ हो, होम अफेयर्स, हाँ होम अफेयर्स है नंबर 4 पर, ये ध्यान रखेंगे, होम अफेयर्स नंबर 4 पर है। फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ये नंबर 5 पर है, 2,15,767 करोड़। रूरल डेवलपमेंट नंबर 6 पर है। केमिकल फर्टिलाइजर्स नंबर 7 पर है, एंड नंबर 8 पर है। तो ये रैंक सही दिया हुआ है, ठीक है, इसी क्रम में ये चीजें एलोकेट की गई हैं। एजुकेशन में कितना अलॉटमेंट है? तो ये है पूरा 1,28,650 करोड़। चलिए ठीक है, और ज्यादा सब नहीं याद रखना। टोटल इंक्रीज कितना है रिवाइज एस्टिमेट से? तो 7.5% ये मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन में उसमें इंक्रीज है। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों के लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी सोशल जस्टिस के लिए भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज इज एस्टिमेटेड टू 4,26,216। ठीक है, और जिसमें फूड सब्सिडी है कितना? 2,03,420 करोड़। फर्टिलाइजर सब्सिडी है 1,67,887 करोड़। एंड ये दोनों मिलाकर 87% ऑफ टोटल सब्सिडी बिल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। एलपीजी सब्सिडी इज जस्ट 3% ऑफ टोटल सब्सिडी बिल। एलपीजी सब्सिडी सबसे कम है। नंबर 1 पर है फूड सब्सिडी, नंबर 2 पर है फर्टिलाइजर सब्सिडी। ये हायरार्की आपको पता होना चाहिए, ये क्रम से आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं। सो फूड 2,03,420, फर्टिलाइजर सब्सिडी 1,67,887, इंटरेस्ट सब्सिडी 27,840, एलपीजी सब्सिडी 12,100, अदर सब्सिडीज 14,969, और टोटल सब्सिडी एक्सपेंडिचर है 4,26,216, जो कि कम हुआ है लास्ट ईयर से। एक और बात, अगर प्रीलिम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि देयर आर ओनली 4 काइंड ऑफ सब्सिडीज, फूड, फर्टिलाइजर, इंटरेस्ट एंड एलपीजी, आंसर इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पर एक वर्ड है अदर सब्सिडीज। अगर स्टेट क्वेश्चन यूपीएससी आपसे ये पूछती है कि हाईएस्ट सब्सिडी एलोकेशन बिलोंग्स टू, तो आंसर होगा फूड सब्सिडी। सेकंड हाईएस्ट फर्टिलाइजर सब्सिडी, ठीक है। थर्ड हाईएस्ट इंटरेस्ट सब्सिडी एंड नॉट एलपीजी। अगर ये आपसे कहा जाए कि आउट ऑफ दीज 4 व्हिच हैव लोएस्ट एक्सपेंडिचर, तो एलपीजी सब्सिडी हैज लोएस्ट एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए मेजर स्कीम्स में कितना कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर है इसको समझते हैं। सो हमारे पास है मनरेगा, कितना है? 86,000 बजट प्रपोज किया गया है।
जल जीवन मिशन 67,000 प्रपोज्ड है, इसमें हाईएस्ट इंक्रीज है, चेक करना, ठीक है। हाँ, गवर्नमेंट साफ पानी पिलाने वाली है, इसका मतलब आपको। इसी को नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन बोलते हैं। पीएम किसान 63,500 करोड़। पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल 54,000, इसमें भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। इसके अलावा समग्र शिक्षा को 41,250, नेशनल हेल्थ मिशन 37,227। ये कुछ मेजर एक्सपेंडिचर हैं जो आपके स्कीम्स में है। न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सरकार आपको जॉब देने के लिए कोशिश कर रही है, इसलिए 194% का इंक्रीज है, जो कि हाईएस्ट है शायद, नहीं 195 हाईएस्ट है। जल जीवन मिशन में सबसे ज्यादा इंक्रीज है। बड़ी स्कीम्स में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं, बाकी आप इनको एक एक करके देख लेंगे, अच्छा रहेगा, सब याद रखने की जरूरत नहीं है। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 हैज अम्ब्रेला ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, आंगनवाड़ी सर्विस, पोषण अभियान स्कीम एंड स्कीम्स फॉर अडोलसेंट, ये सब इसी का पार्ट है। ये आपका प्रीलिम का क्वेश्चन बना सकता है कि कौन कौन सी स्कीम किसका पार्ट है, ठीक है। नाउ एक्सपेंडिचर ऑन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट, बिल्कुल सोशल जस्टिस के लिए अपने आप में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबका देखते हैं। अगर ये आ जाए कि ये चार सेक्शन जिनको हम वीकर सेक्शन कहते हैं, वुमेन, चिल्ड्रन, कास्ट एंड ट्राइब्स, जिनमें शेड्यूल्ड कास्ट है एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, तो इन चार में सबसे ज्यादा एलोकेशन किसको किया गया है? वुमेन को, 4,49,000। फिर फिर किया गया है शेड्यूल्ड कास्ट को 1,68,000। देन इसके बाद चिल्ड्रन को 1,16,000 प्रपोज्ड है एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को 1,29,000 प्रपोज्ड है। तो नंबर 4 पर है चिल्ड्रन, नंबर 1 पर है वुमन, नंबर 3 पर है SC, नंबर 2 पर है SC, नंबर 3 पर है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसको ठीक कर लो। नंबर 2 पर है शेड्यूल्ड कास्ट और नंबर 3 पर है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नंबर 4 पर है चिल्ड्रन, ठीक है। अच्छा, इसमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी है, तो उसका एक्सपेंडिचर और कम है, इन केस अगर पूछा जाए तो। सो प्रिपरेशन आप करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करते तो ये मान के चलिए अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो आपके पास प्रीलिम्स के बाद 82 डेज बचेंगे, केवल 82 दिन। इनमें से क्या आप GS के आंसर राइटिंग पूरी कर लोगे? आंसर है नहीं। सो आपको टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग करनी चाहिए दी कॉन्सेप्चुअल IAS के साथ। ये प्रोग्राम इस समय अभी 12,000 रुपए में आपको अवेलेबल है। वन टाइम अगर फी पेमेंट करते हैं, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है 15,000 के लिए। तो इसमें आपको GS के 500 आंसर राइटिंग होगी और ऐसे की जो आंसर राइटिंग होगी वो 20 एसेस साथ में कवर कराए जाएंगे। आपको इसमें मिलता है सिनॉप्सिस, इवोल्यूशन, मॉडल आंसर और डिस्कशन, सभी कुछ, ठीक है। 150 आवर का ग्रेन्युलर डिस्कशन आपको इसमें मिलेगा। सॉरी, ये प्रीलिम का है, इसको अलग देखेंगे। इसमें आपको अराउंड अराउंड आपको कम से कम 200 आवर का डिस्कशन इसमें मिलता है, ठीक। एक चीज, दूसरी बात ये याद रखेंगे कि आंसर राइटिंग बहुत जरूरी होती है और उसमें क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है ये बताता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी होगी। सो वी कैन से कि वी कैन गारंटी दैट वी प्रोवाइड इंडिया बेस्ट क्वेश्चन फॉर्मेट, ठीक है। आप जरूर हमारे चैनल पे आइए और इसको चेक कीजिए। उसी तरह से हम प्रीलिम्स के लिए बात करते हैं, तो प्रीलिम्स के लिए आगे बात करेंगे। टॉपिक वाइज 100 पेपर्स प्रीलिम में भी हैं, उनके लिए हम आगे डिस्कशन करेंगे। नाउ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, टारगेट्स क्या क्या हैं इसको थोड़ा सा देखेंगे। FRBM के टारगेट्स, ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2023 के एक पार्लियामेंट्री लॉस के बेस पर है और इसमें जो मीडियम टर्म पॉलिसी स्टेटमेंट है दैट हैज नॉट प्रोवाइडेड रोलिंग टारगेट्स फॉर बजट डेफिसिट सिंस 2021-22, तो वो हमारे पास डेटा नहीं होगा, बाकी आपको मिल जाएगा। इसमें फिजिकल डेफिसिट की जितने टारगेट्स हैं उनको किस तरह अचीव करना है वो सब कुछ इसमें मिलता है। सो 2025-26 के लिए फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है 4.4%, ठीक। थोड़ा सा कुछ डेटा और देखते हैं। फिजिकल डेफिसिट का टारगेट है 2025-26 के लिए 4.4%, और ये जो रिवाइज्ड फिजिकल डेफिसिट था 4.4%, उससे कम रखा गया है, ठीक। रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट है 1.5%। रिवाइज्ड जो एस्टिमेट हमारे पास आए थे दिसंबर 2024 तक के, उसमें 1.9% रेवेन्यू डेफिसिट था। प्राइमरी डेफिसिट 1.3% था, उसे हम 0.8% पर लाने के लिए डेडिकेटेड हैं। हम बात कर रहे थे कि जिस तरह मेंस में आंसर राइटिंग जरूरी है, उसी तरह प्रीलिम में टॉपिक वाइज MCQs नहीं करोगे तो आपके अटेम्प्ट बर्बाद होते रहेंगे।
टॉपिक वाइज एमसीक्यूज। क्यों, यही क्यों जरूरी है? बिकॉज इसमें हमने ये बढ़ाकर 6000 क्वेश्चन का टारगेट कर लिया है, और इस टॉपिक वाइज में यूपीएससी का कोई भी सिलेबस, कोई भी कॉर्नर छूटेगा नहीं। अगर आपने ये कर लिया तो आपकी प्रिपरेशन में एक डिफरेंस आ जाएगा। जो चीजें आप जानते हैं वो अलग हो जाएगा, जो चीजें आप नहीं जानते, जिनमें आप गलतियां कर रहे हैं वो अलग हो जाएगा। कैसे? बिकॉज जब आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू, टॉपिक वाइज पेपर करते हैं ना, इसमें एक पेपर में कहीं कहीं 50 क्वेश्चन है, कहीं कहीं 100 क्वेश्चन है। तो जैसे मान लीजिए आपने 50 क्वेश्चन किए, आपके 30 सही हुए, 20 गलत हुए, तो इस 20 गलत के लिए आपको पॉइंटर फॉर्मेट में नोट्स बनवाया जाएगा, पॉइंटर फॉर्मेट में। ठीक है, कि कहाँ से कौन कौन से पॉइंट आपके गलत हुए। तो आपके आपके पास एक तो वो इन्फॉर्मेशन है जिससे आप क्वेश्चन सही कर रहे हो, वो आपको उसमें कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। लेकिन जो गलत कर रहे हो ना, उसके लिए आपके लिए एक नोटबुक बन जाएगी। ये 200 पेज के करीब नोट्स बुक तैयार हो जाती है। इससे आपके पास एक अलग डेटा बैंक तैयार हो जाएगा, जो कि आप गलतियां करते हो, अटेम्प्ट नहीं करते उनका। तो जब आप इसको रिवाइज करते हो, तो आपके प्रॉब्लम में सीधे स्कोर आते हैं 140 प्लस। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। आप देखो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की आपने प्रैक्टिस कर ली है, अगर वो काम कर रहे होते तो आप यहाँ तक नहीं आते। अगर आप यहाँ तक आए हो तो टॉपिक वाइज 100 एमसीक्यू सॉल्व करो। ठीक है, आपका प्री श्योर शॉट निकल जाएगा, श्योर शॉट। ये आपको मात्र 100, ओनली 5000 में आपको 100 टेस्ट यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स भी कवर रहेगा। ठीक है, अच्छा एक और बात, सी सेट के लिए आपको कुछ नहीं अलग से करना। सी सेट के लिए हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज हमेशा फ्री में हर साल दी जाती है। तो उसके लिए आप द कॉन्सेप्चुअल क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से। अदरवाइज इस पीडीएफ में आपको लिंक मिल जाएंगे टेलीग्राम के, एप्लीकेशन के, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे लिंक अवेलेबल है, आप जाके नीचे देख सकते हो। तो आपको ये सब एक्सेस हो जाएगी। नाउ, जो जो रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने का टारगेट है वो कैसे? ऐसे देखिए, जो हमारी रेवेन्यू रिसीट है वो लगभग इंक्रीज करेंगी बजट के हिसाब से 10.8% के आसपास उनको इंक्रीज करने का लक्ष्य रखा गया है। जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम किया गया है, वो 6.7% के आसपास ही इंक्रीज किया गया है। इस तरह से हम अपना रेवेन्यू डेफिसिट कम करना चाहते हैं। इसके अलावा जो हाँ, ये रेवेन्यू रिसीट है, ये कहाँ से बढ़ रही है? इसमें इनकम टैक्स मेजर कंट्रीब्यूटर है, जीएसटी, कॉर्पोरेट टैक्स, ये 3 मेन हेड्स हैं, जिसमें सबसे अधिक है इनकम टैक्स, नंबर 2 पर है जीएसटी, नंबर 3 पर है कॉर्पोरेट टैक्स। इसमें हमने बारोइंग को नहीं रखा है, अदरवाइज बारोइंग पे सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट रिसीव करती है। इसके अलावा ये जो इनमें ग्रो है, तो इनकम टैक्स में 14% की ग्रोथ है, जीएसटी में 10.9% की ग्रोथ रखी गई है, एंड कॉर्पोरेट टैक्स में 10.4% का ग्रोथ गवर्नमेंट ने रखा है। ये काम का फैक्ट है, नोट करो इसे, इसे नोट कर लो। आई होप जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप उनको नोट कर रहे हैं। सो रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है? कितना हमको रेवेन्यू रिसीट हुई है, उससे अधिक हमने कितना खर्च किया है, जितना एक्स्ट्रा खर्च किया है वही रेवेन्यू डेफिसिट है। प्राइमरी डेफिसिट, इसमें जो इंटरेस्ट लाइबिलिटीज होती हैं, इंटरेस्ट पेमेंट होता है, अगर उसको हम काउंट ना करें डेफिसिट में, तो जो डेफिसिट हमारा आता है वो प्राइमरी डेफिसिट, उसे 0.8% रखने का गोल रखा गया है 2025-26 में। इंटरेस्ट लाइबिलिटीज को हटाकर जो डेफिसिट हमारे पास बचता है वही प्राइमरी डेफिसिट है। आइए चेक करते हैं। तो हाँ, रेवेन्यू डेफिसिट का हमारे पास है, एक्चुअल कुछ डेटा है उसको देख लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का लास्ट 5 ईयर का तो देखना ही देखना है, यहाँ से यहाँ तक का देखो। रेवेन्यू डेफिसिट का जो टारगेट है, आप देखिए कि उसको गवर्नमेंट ने परसिस्टेंट अचीव किया है, ये एक्चुअल है, येलो पार्ट। यहाँ पर थोड़ी मिस हुई है, यहाँ पर भी थोड़ी मिस हुई है, थोड़ा मिस हुआ है, अदरवाइज मोर ओवर थोड़ा थोड़ा करके ये अचीव करते रहे हैं। ठीक है, नाउ सॉरी, ये फिस्कल डेफिसिट का था। रेवेन्यू डेफिसिट विल बी हियर, नीचे, ये रेवेन्यू डेफिसिट है, ये फिस्कल डेफिसिट है। तो फिस्कल डेफिसिट हम लोगों ने लगभग मिस किया है इन ईयर्स में। और रेवेन्यू डेफिसिट की अगर हम बात करते हैं, सो रेवेन्यू डेफिसिट हमने यहाँ पे अचीव किया है, और यहाँ पर भी 2024-25 में भी अचीव किया है, या 2023-24 में मिस किया है, एंड यहाँ पर ये एरियाज में हमने इसमें अचीव किया है, 21-22 में मिस किया है। तो हमको ये सब नहीं याद रखना, हमको बस ये याद रखना है कि लास्ट 5 ईयर में हम अपने रेवेन्यू डेफिसिट को अपने टारगेट से मैच हर साल नहीं कर पाए हैं। कौन कौन से साल नहीं कर पाए हैं आप उनको देख लीजिए, 21-22 एंड 20, ये बस एक ये 2 साल आप देख लीजिए बस लास्ट 5 ईयर में। ठीक है, सो आइए डेफिसिट के ट्रेंड्स देख लेते हैं।
हमने हालांकि ज़्यादातर चीज़ें कर ली हैं तो उसको यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। फिजिकल डेफिसिट हमारा कम हो रहा है लगातार। लास्ट 2020-21 के बाद क्या ये लगातार कम हो रहा है? यस, इट इज रिड्यूसिंग। नाउ रेवेन्यू डेफिसिट लास्ट 5 ईयर में 2020-21 में परसिस्टेंट डिक्रीज, यस परसिस्टेंट डिक्रीज है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वो होता है कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसमें कुछ कुछ फंड यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया होता है डोनेशन में, ग्रांट में, जो कि वापस नहीं लेगी। लेकिन अगर मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च कर दिया तो फिर वो डेफिसिट नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नेवर अ डेफिसिट। तो उसको अगर आप डेफिसिट में कम कर दीजिए तो जो डेफिसिट बचता है हमारा उसे हम इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट या ईआरडी कहते हैं। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी हमारा लगातार कम हुआ है। ठीक, नाउ प्राइमरी डेफिसिट। सो प्राइमरी डेफिसिट वाज आल्सो रिड्यूस्ड परसिस्टेंटली हर साल। लास्ट 5 ईयर में चारों डेटा परसिस्टेंट रिड्यूस हुए हैं। persistent reduction persistent reduction have been shown in last 5 ईयर में। ठीक है, सो जब डेफिसिट होता है तो हम गवर्नमेंट डेफिसिट के लिए पैसे कहाँ से लाती है वो हम देखेंगे इस टेबल में। सो जितना भी फिजिकल डेफिसिट होता है या बजट डेफिसिट होता है गवर्नमेंट उसको फाइनेंस करने के लिए कहीं ना कहीं से पैसा बारो करती है। उसके लिए एक तरीका ये है कि वो गवर्नमेंट बॉन्ड यानी कि सिक्योरिटीज इशू करे या स्मॉल सेविंग से पैसे ले। तो अगर हम सिक्योरिटीज की बात करते हैं तो सिक्योरिटीज से गवर्नमेंट 3.44% का टारगेट मैच करेगी, 0.7% का टारगेट गवर्नमेंट मैच करेगी अदर सोर्सेज से। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म बारोइंग नहीं कर रही है इस बार, याद रखना शॉर्ट टर्म बोरोइंग इस बार मिसिंग है। एक और चीज 2021-22 की कंपैरिजन में जो मार्केट बारोइंग है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो थोड़ी सी बढ़ी हैं, आप देख सकते हैं ये ग्रीन लाइन में। ठीक है, ये थोड़ी सी इंक्रीज हुई हैं। क्लियर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी कि मार्केट बारोइंग थोड़ी सी इंक्रीज हुई। मार्केट बारोइंग की सिक्योरिटीज उसी का एक एग्जांपल है। इसके अलावा आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज का ट्रेंड क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। सी, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? ये डेट टू जीडीपी रेशियो होता है। डेट टू जीडीपी रेशियो। सो ये बेसिकली ओवर द ईयर एक्यूमुलेट होता है, ये कोई एक साल का नहीं है। ये जो डेट टू जीडीपी रेशियो है ये ओवर द ईयर एक्यूमुलेट होता है। सो करेंटली मतलब ये कि डेट की जीडीपी के कंपैरिजन में डेट कितना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर, और हम इसको अलग अलग कैलकुलेट करते हैं। मींस यूनियन गवर्नमेंट का अलग और स्टेट गवर्नमेंट का अलग। सो अगर हम 2025-26 में देखते हैं तो 56.1% डेट टू जीडीपी रेशियो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिक्लाइन होके 52% था 2013-14 में, और वो 49% था 18-19 में। वो डिक्लाइन होके अब कितना हो गया है 56.1%। इसे डिक्लाइन क्यों कहते हैं? बिकॉज ये रेशियो कोई चाहता नहीं बेसिकली, ये बर्डन है हमारे ऊपर। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये बढ़ गया है डेट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, एक टाइम में ये कम होकर 49% पहुंच गया था 2018-19 में। लेकिन फिर कोविड आया और कोविड के बाद गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटीज बढ़ी। फिर गवर्नमेंट की कुछ अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग्स थी जिसके चलते ये 2020-21 में 61% पहुंच गया था। तो ये जो डिक्लाइन है ये 61% से डिक्लाइन होकर 56% है। ठीक है, एंड सो इंटरेस्ट पेमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ रिसीप्ट इज 37%। गवर्नमेंट पर सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर ये है। एक और बात, एफआरबीएम कितना प्रपोज करता है? एफआरबीएम चाहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर डेट टू जीडीपी रेशियो कितना होना चाहिए? 40%। मतलब ये बहुत ज्यादा है। ठीक, इसको हम जरा देखते हैं। तो ये अपने आप में हाईएस्ट था 2021 के टाइम में। इधर ये बीच में थोड़ा परसिस्टेंट डिक्लाइन इसने रियलाइज किया और फिर ये कोविड के पीरियड में राइज हुआ। अब ये धीरे धीरे फिर से घट रहा है। ठीक है, तो लास्ट 5 ईयर का ट्रेंड क्या है? रिडक्शन, persistent reduction, yes. Interest payment as revenue receipt. So एज अ परसेंट ऑफ रेवेन्यू रिसीट के सामने इंटरेस्ट पेमेंट कितना है? तो रेवेन्यू रिसीट के सामने इंटरेस्ट पेमेंट अपने आप में हाईएस्ट था 42% 2021 में, और उसके बाद से थोड़ा कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर तो अब कम हो रहा है। तो अप एंड डाउन है, नो परसिस्टेंट ट्रेंड इज देयर। चलिए, एग्रीकल्चर एज ए
फर्स्ट इंजन ऑफ डेवलपमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। सो प्रधानमंत्री कृषि प्रधान सॉरी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, ये एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, डेवलपिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। सो प्रधानमंत्री ने इसमें लॉन्च किया है एक प्रोग्राम जो कि स्टेट्स की पार्टनरशिप के साथ चलेगा और ये कवर करेगा करीब 100 डिस्ट्रिक्ट्स को जहां पर लो प्रोडक्टिविटी है, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी है एंड बिलो द एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स हैं टू बेनिफिट 1.7 करोड़ फार्मर। तो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 1.7 करोड़ फार्मर्स को लेकर है एंड इसमें जो कवरिंग है वो करीब करीब 100 डिस्ट्रिक्ट कवरिंग है। ये सब फैक्ट आपको पता होने चाहिए, ये सारे फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए एंड जो कवरेज की जाएगी उसमें ध्यान रखा जाएगा कि कहाँ पे कृषि ग्रोथ बहुत अच्छी नहीं है, प्रोडक्टिविटी कम है और क्रॉप इंटेंसिटी अपने आप में कम है, यानी कि साल में एक बार या लेट्स से बिलो टू लेस देन 2 टाइम्स एग्रीकल्चर होते हैं तो वहाँ पे लो इंटेंसिटी माना जाता है एंड बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर है, मतलब गवर्नमेंट की जो मनी है वो वहाँ तक अभी नहीं पहुंची है। इसके अलावा बिल्डिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी रिजिलियंस, सो ये अपने आप में कॉम्प्रहेंसिव मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम लॉन्च किया जाना है विद पार्टनरशिप ऑफ स्टेट्स टू address the underemployment in agriculture through skilling, investment, technology and invigorating रूरल इकोनॉमी। फेज 1 में इसमें भी 100 डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए जाएंगे, किसमें? रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम में। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, सो गवर्नमेंट ने एक 6 ईयर मिशन लॉन्च किया है आत्मनिर्भरता ऑन पल्सेस, जिसके अंतर्गत 3 मेन दालें हैं, तूर, उड़द, मसूर। इंपॉर्टेंट, ये प्रीलिम के लिए आपको इस स्कीम से इंपॉर्टेंट है। नेफेड एंड एनसीसीएफ टू प्रोक्योर दीज पल्सेस, ये खरीदेंगे इन दालों को ड्यूरिंग नेक्स्ट 4 years। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, सो ये अपने आप में टू प्रमोट प्रोडक्शन, एफिशिएंट सप्लाईज, प्रोसेसिंग एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर फार्मर्स टू बी लॉन्च विद पार्टनरशिप ऑफ स्टेट्स। तो ये तीनों स्कीम्स स्टेट की पार्टनरशिप में लॉन्च की जाएंगी, ठीक है। मीन्स 500 के बारे में हमने बात की है, इसके अलावा प्रीलिम के बारे में भी हमने बात की है। मखाना बोर्ड बिहार में सेट किया जा रहा है। मखाना बोर्ड कहाँ पे स्टैब्लिश होगा? बिहार में। क्यों? तो प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग मखाना के लिए, ठीक है। तो मखाना बोर्ड बिहार में सेट किया जाएगा। अभी ये कहाँ पे सेटअप होना है, इसका प्रॉपर लोकेशन तो नहीं बताया गया। मिथिलांचल रीजन में, मिथिलांचल रीजन में ये मखाना बोर्ड बनेगा, ठीक है। देन नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग ऑफ सीड्स, नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग ऑफ सीड्स टू बी लॉन्च एट एमिंग strengthening research ecosystem and target developing propagation of seeds and ये commercial availability of more than 100 varieties of seeds के लिए होगा। सो ये हाई वैरायटी ऑफ सीड्स की यील्डिंग के लिए होगा। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, देखो ये स्कीम्स हम इसलिए यहाँ पे कवर कर रहे हैं बिकॉज स्कीम्स का एक अलग से लेक्चर जरूर आएगा, लेकिन यहाँ पर हम बजट की स्कीम्स बजट के साथ कवर कर रहे हैं ताकि दोबारा जब आएगा तो आप रिवीजन कर लेना। कुछ एडिशनल फैक्ट्स और आ जाएंगे तब हम उनको साथ में कवर करेंगे। फिशरीज, टू ब्रिंग फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल एंड हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज इन एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज में फिशरी को प्रमोशन करने के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशल फोकस करने की बात करी है, स्पेशली इन अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, एक 5 ईयर मिशन अनाउंस किया गया है टू इम्प्रूव इन प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी एंड कॉटन फार्मिंग और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वैरायटीज को ग्रो करने के लिए। इसके अलावा एनहांस्ड क्रेडिट थ्रू केसीसी, 3 लाख से लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है, बस इतना ही है, इसमें याद रखना। यूरिया प्लांट असम में बन रहा है, 12.5 लाख मेट्रिक टन की कैपेसिटी वाला, अनुअल कैपेसिटी वाला। कहाँ पे बन रहा है? नामरूप, असम में। ये जगह याद रखेंगे क्या? नामरूप। एमएसएमई का सेकंड इंजन ऑफ डेवलपमेंट है, कृषि को फर्स्ट माना जाता है, एमएसएमई को सेकंड माना जाता है, याद रखना। द इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर लिमिट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल, नया क्लासिफिकेशन है, ऑल एमएसएमई टू बी 2.5 एंड 2 टाइम्स रिस्पेक्टिवली, एनहांस्ड 2.5 एंड 2 टाइम्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि जितना एमएसएमई का क्लासिफिकेशन है टर्नओवर का
इन्वेस्टमेंट को 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है, टर्नओवर को 2 गुना बढ़ा दिया गया है। ये इसका ये मतलब है। पहले जो भी लिमिट्स थी उनको 2 गुना 2.5 गुना इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है, टर्नओवर को 2 गुना कर दिया गया है। ठीक? मुझे कमेंट करके बताइए कि पहले क्या लिमिट थी। क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस, कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड विथ 5 लाख लिमिट फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस उनको मिलेगा जो रजिस्टर्ड है उद्यम पोर्टल पर, और 10 लाख क्रेडिट कार्ड इशू किया जाएगा पहले साल। फंड ऑफ फंड फॉर स्टार्टअप्स, नए स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड एक कॉर्पस बनाया जाएगा जिसका कॉर्पस है 10,000 करोड़ का, जो स्टार्टअप्स को लेंडिंग करेगा बेसिकली। स्कीम्स फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, न्यू स्कीम फॉर 5 लाख वुमेन, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना चाहते हैं उनको लॉन्ग टर्म लोन दिया जाएगा अप टू 2 करोड़ का इन नेक्स्ट 5 ईयर। ठीक? सो मेंस एंड प्रीलिम्स के लिए आप मेंस 500 एंड नस 100 ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, फोकस ऑन प्रोडक्ट स्कीम, फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवियर एंड लेदर सेक्टर टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियाज फुटवियर एंड लेदर सेक्टर। फोकस प्रोडक्ट स्कीम अनाउंस किया गया है, फोकस प्रोडक्ट स्कीम अनाउंस किया गया टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट फॉर 22 लाख पर्सन्स, जनरेट 4 लाख करोड़ एंड एक्सपोर्ट 1.1 लाख करोड़। ठीक है? बिकॉज आपको पता है कि शूज, लेदर, अपैरल्स के सेक्टर में एशियन नेशंस बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेजर फॉर टॉय सेक्टर, सो इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है, वो क्रिएटिविटी एंड हाई क्वालिटी के टॉयज के फील्ड में। सपोर्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ये कहाँ पे? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट सेटअप किया जाएगा बिहार में, याद रखना। देखो, ये याद रखा जाता है कि टॉय सेक्टर के लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है कि नहीं। हाँ, कर रही है। कई बार इतना स्टेटमेंट भी आपके लिए काफी होता है। मैन्युफैक्चरिंग मिशन, मैन्युफैक्चरिंग मिशन फर्दरिंग मेक इन इंडिया। सो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन कवर करेगा स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज। फर्दरिंग मेक इन इंडिया प्रोग्राम, मेक इन इंडिया प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। इन्वेस्टमेंट जो है वो थर्ड इंजन ऑफ डेवलपमेंट, फर्स्ट एग्रीकल्चर, सेकंड एमएसएमई, थर्ड इन्वेस्टमेंट। सो सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0, ये द कॉस्ट नॉर्म्स फॉर द न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू बी अनाउंस्ड अप्रोप्रिएट टू बी एनहांस्ड अप्रोप्रिएटली। सो नेशनल मिशन एंड आंगनबाड़ी सक्षम पोर्टल है। अटल टिंकरिंग लैब, 50,000 अटल टिंकरिंग लैब सेटअप किया जाएगा स्कूल लेवल पर अगले 5 सालों में। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू गवर्नमेंट एंड सेकेंडरी स्कूल्स एंड पीएससीज। सो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड सेकेंडरी लेवल के गवर्नमेंट स्कूल्स में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दिया जाएगा, स्पेशली रूरल एरियाज। हेल्थ सेक्टर को भी इसमें इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, सो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम अनाउंस किया गया है टू प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, डिजिटल फॉर्म ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। उसकी बुक्स बनेंगी स्कूल में, उसके एजुकेशन में उनको पढ़ाई जाएंगी। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड स्किलिंग, 5 national centers of excellence and skilling to be set up with global expertise and partnership to equip our youth skill required for make in India, make for the world manufacturing. Expansion of capacity of IITs. So IITs additional infrastructure create किया जाएगा इन 5 IITs, 5 IITs में additional infra बनाया जाएगा after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Center for Excellence in AI and Education, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई फॉर एजुकेशन टू बी सेटअप विद आउटले ऑफ 500 करोड़। एआई के लिए 500 करोड़ का कॉर्पस बनाया जा रहा है। ठीक है? एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, सो 10,000 additional seats to be allocated in medical colleges, hospitals in next year, एडिंग 75,000 75,000 सीट्स इन नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 सालों में 75,000 सीट्स ऐड किया जाएगा। डे केयर सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट टू सेट अप डे केयर सेंटर्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। 200 सेंटर्स बनेंगे 2025-26 में। स्ट्रेंथनिंग अर्बन लाइवलीहुड, a scheme for socio-economic upliftment of urban workers to help improve their income and sustainable livelihood announce। अर्बन लाइवलीहुड के लिए गवर्नमेंट स्ट्रेंथनिंग कर रही है। पीएम स्वनिधि स्कीम को आगे कंटिन्यू किया जाएगा जिसमें
इसको रिवैम्प किया जाएगा सो दैट कि जो लोन है वो बैंकों से दिया जा सके सीधे यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स में विद 30,000 ऑफ लिमिट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट भी दिया जाएगा। शुरुआत में सिर्फ 10,000 रुपए मिल रहे थे, अब 30,000 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स। सो गवर्नमेंट अरेंज कर रही है आइडेंटिटी कार्ड, रजिस्ट्रेशन, ई श्रम पोर्टल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज अंडर पीएम जन आरोग्य योजना फॉर गिग वर्कर्स। ऑनलाइन वर्कर या गिग वर्कर, ठीक है, टेम्परेरी जॉब होती है उनकी, इसलिए इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश किया जा रहा है, जिसमें 3 ईयर की पाइपलाइन होगी। 3 ईयर पाइपलाइन वाले प्रोजेक्ट के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रमोट किया जा रहा है। इसमें स्टेट को भी इंकरेज किया जा रहा है कि वो ऐसी स्कीम्स का फायदा उठाएं। सपोर्ट ऑफ स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आउटले ऑफ 1.5 लाख करोड़ प्रपोज फॉर 50 ईयर्स इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट्स। स्टेट्स को दिया जाएगा 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन सो दैट कि वो अपना कैपिटल इंफ्रा को इंसेंटिव बढ़ा सके, उसे अब और रिफॉर्म्स को इंसेंटिवाइज किया जा सके। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान फॉर 2050 एंड 30। सेकंड प्लान 2050 एंड 30 टू बैक विद कैपिटल ऑफ 10 लाख करोड़ इन न्यू प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है एसेट मोनेटाइजेशन के लिए। जल जीवन मिशन की लिमिट बढ़ा दी गई है 2028 तक, जिसका और इसकी जो टोटल आउटले है उसके लिए भी लिमिट बढ़ा दी गई है। इसके अलावा अर्बन चैलेंज फंड, अर्बन चैलेंज फंड किस लिए होगा? ये 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड होगा, जो कि सिटीज को एज अ ग्रोथ हब्स कंसीडर करते हुए रीडेवलपमेंट किया जाएगा। उनका वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटी बिल्ड की जाएगी, जिसके लिए 10,000 करोड़ का एडिशनल कॉर्पस प्रमोट किया गया है 2025-26 में। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन विकसित भारत, अमेंडमेंट टू एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सिविल लाइबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, उनमें अमेंड करके ये विकसित भारत के लिए ये मिशन शुरू किया गया है। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट एंड सिविल लाइबिलिटी एक्ट को अमेंड करके। ये दोनों कानून को क्यों अमेंड किया गया है आप समझ लीजिए। क्यों अमेंड किया गया? तो बेसिकली विकसित भारत को देखते हुए, विकसित भारत को देखते हुए इनमें अमेंडमेंट किए गए हैं सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर सकें। बेसिकली जो रूल्स हैं वो अभी थोड़ा टाइट है, उनको थोड़ा सा लूज किया गया है अमेंडमेंट के माध्यम से, या वो प्रपोजल है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन टू रिसर्च फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर with an outlay of 20,000 crore to be set in 5 indigenously developed uh, small modular reactor to be operationalized by 2033। 2033 तक 5 स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर ऑपरेशनलाइज किए जाएंगे। शिप बिल्डिंग के द शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट पॉलिसी को रिवैम्प किया जाएगा। लार्ज शिप जो अबव स्पेसिफाइड साइज के हैं उनको इंक्लूड किया जाएगा इन द इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज मास्टर लिस्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज मास्टर लिस्ट में उनको ऐड किया जाएगा। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड जिसका कॉर्पस होगा 25,000 करोड़ का, उसको सेटअप किया जाएगा विद इन दी 49% कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट अपना शेयर कम रख रही है 50 से, सो दैट कि प्राइवेट जो पार्टनर्स हैं, प्राइवेट सेक्टर के जो पार्टनर्स हैं वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें और डिसीजन मेकर हों। रीजनल कनेक्टिविटी को पुश करने के लिए उड़े देश का आम नागरिक स्कीम को फिर से मॉडिफाई किया गया है, जिसमें 120 नए डेस्टिनेशन जोड़े जाएंगे। 4 करोड़ पैसेंजर नेक्स्ट 10 ईयर में इसका फायदा ले सकते हैं। एडिशनल सपोर्ट दिया जाएगा हेलीपैड्स का इन स्मॉलर एयरपोर्ट्स इन हिली एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसको एक्सपेंड किया जाएगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार में बनेगा विद एक्सपेंशन कैपेसिटी। साथ में पटना एयरपोर्ट को एक्सपेंशन कैपेसिटी दिया जाएगा एज ब्राउन फील्ड पोर्ट बिहटा में सेटअप किया जाएगा। ठीक है, वेस्टर्न कोसी कैनाल प्रोजेक्ट मिथिलांचल में बनेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा वेस्टर्न कोसी कैनाल एआरएम प्रोजेक्ट को बिहार में। इसके अलावा माइनिंग सेक्टर रिफॉर्म को चलते हुए क्रिटिकल मिनरल्स की टेलिंग की जाएगी और उन्हें धीरे धीरे फेज आउट कर दिया जाएगा। पॉलिसी फॉर रिकवरी ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम द टेलिंग टू बी ब्रॉट आउट। स्वामी फंड, स्वामी फंड 2.0, ये अपने आप में 15,000 करोड़ का फंड है, जो कि जिसमें 1 लाख एडिशनल ड्वेलिंग यूनिट्स विद कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट अनाउंस। सो बेसिकली जो 15,000 करोड़ रुपए होंगे उसमें 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट्स को तेजी से पूरा किया जाएगा। उनके जो टास्क है उसमें प्राइवेट सेक्टर और
बैंकों को पार्टिसिपेट करवाते हुए उनको तेजी से पूरा किया जाएगा। टूरिज्म फॉर एम्प्लॉयमेंट लेट ग्रोथ, 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स पूरे देश में डेवलप किए जाएंगे, जिसमें स्टेट का पार्टिसिपेशन लिया जाएगा। इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन के लिए 20,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। ये भी अपने आप में प्राइवेट सेक्टर लेड डेवलपमेंट होगा, जिसमें उनका पार्टिसिपेशन होगा इसको इम्प्लीमेंट करने में। इसके अलावा डीप टेक फंड ऑफ फंड, डीप टेक फंड ऑफ फंड टू बी एक्सप्लोर्ड टू कैटलाइज द नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप्स। जो नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप्स हैं खासतौर से डीप टेक्नोलॉजी में, उनके लिए भी फंड की सुविधा कराई जाएगी। पीएम रिसर्च फेलोशिप, 10,000 फेलोशिप दी जाएंगी इसमें टेक्नोलॉजिकल रिसर्च आईआईटीज आईआईएससी को में रिसर्च करने के लिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट बढ़ाया जा रहा है। 10,000 बच्चों को ये फेलोशिप मिल रही है। जीन बैंक फॉर क्रॉप germ plas, second gene bank with 10 lakh germ plas line to be set up in future in food and nutrition security second। पहला कहाँ पे है? Where is first? Where is first? ठीक है, कमेंट करके बताइए। नेशनल जियो स्पेशियल मिशन, चलिए मैं ही बता देता हूँ। जो फर्स्ट जीन बैंक इंडिया में है, फर्स्ट जीन बैंक इंडिया में कहाँ पे है? वो आईसीआर नेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एनसीआर दिल्ली में है। ठीक है, फर्स्ट जीन बैंक। दूसरा अब बनेगा, ये कब बना था? 1996 में, 1996 में। आप देख लीजिए भारत में कितनी तेजी से ग्रोथ हो रही है। नेशनल जियो स्पेशल मिशन टू बी अनाउंस्ड टू डेवलप फाउंडेशनल जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेटा। अभी सब अनाउंस होंगे, जब अनाउंस होंगे तो इनके बारे में ज्यादा कुछ पता चलेगा। ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन फॉर सर्वे डॉक्यूमेंटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर मनुस्क्रिप्ट लैंग्वेज। मनुस्क्रिप्ट लैंग्वेज के लिए ज्ञान भारतम स्कीम है। किसके साथ? विद एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, म्यूजियम, लाइब्रेरीज एंड प्राइवेट कलेक्टर्स की हेल्प के साथ मोर देन 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट अनाउंस की जाएगी इसमें। ठीक है, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट हमारा है फोर्थ इंजन ऑफ ग्रोथ। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन ये लॉन्च किया गया है, लॉन्च किया जाएगा जॉइंटली बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इनके द्वारा सेटअप किया जाएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। ये सेक्टर वाइज और मिनिस्ट्री वाइज टारगेट को मैच करना है प्रमोशन एक्सपोर्ट की फील्ड में। ठीक है, भारत ट्रेड नेट, भारत ट्रेड नेट एक इंटरनेशनल इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होगा, जो कि ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंसिंग सोल्यूशन को के संबंधित डेटा तैयार करेगा। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर जीसीसी यानी कि ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर को ध्यान में रखते हुए नेशनल फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा, फॉर्मुलेट किया जाएगा, जिसमें कि स्टेट को गाइडेंस एंड सपोर्ट दिया जाएगा सो दैट कि ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर डेवलप किया जा सके। कहाँ पर? टायर 2 सिटीज में। इसी तरह के फैक्ट आपको पता होने चाहिए, इसी तरह के फैक्ट आते हैं बजट से, है ना। रिफॉर्म फ्यूल, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म एंड डेवलपमेंट, रिफॉर्म्स एज फ्यूल। सो एफडीआई इन इंश्योरेंस, क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटी बाय एनएबीएफआईडी, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, पेंशन सेक्टर जहां पर रिफॉर्म्स प्रमोट किए जाएंगे। सो एफडीआई सेक्टर में एफडीआई लिमिट फॉर इंश्योरेंस सेक्टर पहले 74% थी, अब उसे बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। यानी कि इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस का बिजनेस करने वाली कोई भी फॉरेन फर्म इंडिया में आकर एक ग्रीनफील्ड कंपनी स्टैब्लिश कर सकती है। इसके अलावा क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटी बाय एनएबीएफआईडी, सो ये अपने आप में पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटी होगी फॉर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर, पब्लिक सेक्टर बैंक टू डेवलप ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क to serve the credit need of self-help group members and people of rural areas। तो ये ग्रामीण क्रेडिट स्कोर हेल्प करेगा बैंकों को कि वो एसेस कर सके कि उनकी पॉलिसीज कितना रूरल सेक्टर में बेनिफिट पहुंचा रही हैं। फोरम फॉर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पेंशन प्रोडक्ट टू बी सेटअप,
एक फोरम बनाया जाएगा जिसमें रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन हो सके पेंशन सेक्टर के प्रोडक्ट और उनको डेवलपमेंट को लेकर। हाई लेवल कमिटी फॉर रेगुलेटरी रिफॉर्म, हाई लेवल कमेटी सेटअप की जाएगी टू रिव्यू ऑल नॉन फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेशंस, सर्टिफिकेशंस एंड लाइसेंसिंग एंड परमिशन। इन चीजों को रिव्यू करने के लिए हाई लेवल रेगुलेटरी कमेटी स्टैब्लिश की जाएगी। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स डेवलप किया जाएगा of all states to be launched in 2025 for further spirit of competitiveness and federalism announced। जन विश्वास बिल 2.0 ये डिक्रिमिनलाइज करेगा मोर देन 100 प्रोविजंस को जो कि डिफरेंट डिफरेंट लॉज के अंतर्गत आते हैं, सो दैट कि जनता का विश्वास इन चीजों में आ सके। सेकेंड पार्ट हमारा टैक्सेशन से रिलेटेड है। सो हमने जैसे पहले बताया 12 लाख की इनकम तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब ये पर मंथ 1 लाख रुपए कमाने वाले लोग टैक्स से अपनी अमाउंट को बचा सकते हैं। ये लिमिट 12.75 लाख तक सैलरीड टैक्स पेयर को बेनिफिट दे सकता है और वो अपने 75,000 रुपए बचा सकते हैं जो कि वो टैक्स में पे करते अदरवाइज। ठीक है, ये बेनिफिट करेगा मिडिल क्लास को, सर्विस सेक्टर को। न्यू इनकम टैक्स बिल टू बी क्लियर एंड डायरेक्ट text as to make it simple to understand for taxpayer to tax administration, leading tax certainty and reduced litigation। litigation तो कम करना ही है। रेवेन्यू अबाउट 1 लाख करोड़ इन डायरेक्ट टैक्सेस विल बी फॉरगॉन, इससे 1 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स का जो अमाउंट है वो कम होगा। ध्यान रखिए, गवर्नमेंट इसको कैसे मैच करेगी वो उसको जरूर ध्यान देना है। न्यू रिवाइज्ड टैक्स रिजीम में 0 से 4 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है, 4 से 8 लाख रुपए तक 5% है, 8 से 12 लाख रुपए तक 10% है, 12 से 16 लाख रुपए तक 15% है, 16 से 20 लाख 20%, 20 टू 24 लाख 25% एंड मोर देन 24 लाख कमाने वाले लोगों को 30% टैक्स देना पड़ेगा। ओके, TDX एंड TCS रैशनलाइजेशन फॉर easing the difficulties। सो TDS को रैशनलाइज किया गया जिसमें कुछ चीजें हम देखते हैं, जैसे टैक्स रिडक्शन ऑन इंटरेस्ट फॉर सीनियर सिटीजन, जो पहले उनको 50,000 से अधिक की इनकम पे टैक्स डिडक्शन लगता था, अब वो 1 लाख रुपए कर दिया गया है। अनुअल लिमिट 2.4 लाख कर दिया गया है फॉर अनुअल लिमिट पहले 2.4 लाख थी TDS कटने की, अब उसे 6 लाख रुपए कर दिया गया है। यहाँ पर जो कम सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय हैं उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। और थ्रेशोल्ड जो कलेक्ट करता है TCS ऑन रेमिटेंसेस अंडर RBI लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, उसको 7 लाख की जगह बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है। 10 लाख पर अब TCS लगेगा, पहले 7 लाख पे लगता था। इसके अलावा हायर TDS डिडक्शन विल अप्लाई ओनली इन नॉन पैन केसेस, जहाँ पे पैन कार्ड नहीं लगाएंगे, सिर्फ उन्हीं पे ज्यादा TDS कटेगा बस, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सो इसके अलावा रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन को कम कर दिया गया है, रजिस्ट्रेशन पीरियड को बढ़ाकर 10 ईयर के लिए कर दिया गया है चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस को, और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हैं उन पर जो क्लेमिंग वैल्यू है वो नील कर दिया गया है। इसके अलावा ये एक्सटेंड कर दिया गया है टू दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज में जो पहले केवल एक था। ईज ऑफ डूइंग प्रमोट किया गया है जिसमें आर्म्स लेंथ प्राइस, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंड ब्लॉक पीरियड 3 ईयर्स के लिए कर दिया गया है। ये आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, ये इसके ये अलग अलग कंपनी है, तो ये आप सब इनको पूरा एक ही कंपनी मानकर इनको जो है सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनके अकाउंट किया जाएगा। इससे टैक्स चार्ज का जो है वो इजी हो जाता है। ठीक, और जो इनका ब्लॉकिंग पीरियड है वो 3 ईयर्स कर दिया गया है। एक्सपेंशन ऑफ द स्कोप ऑफ सेफ हार्बर रूल्स टू रिड्यूस लिटिगेशन एंड प्राइवेट सर्टेनिटी इन इंटरनेशनल टैक्सेशन। सो जो सेफ हार्बर रूल्स हैं, जैसे कि मान लीजिए कहीं से आप टैक्स नहीं लगता, आप उधर से इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वैसे केसेस में रूल्स को सिंप्लीफाई किया गया है सो दैट कि लिटिगेशन को कम किया जा सके और इंटरनेशनल टैक्सेशन को और ज्यादा क्लियर और सर्टेन किए जा सके। ओके, एग्जम्पशन कर दिया गया है अगर कोई विड्रॉ करना चाहता है नेशनल सेविंग स्कीम आफ्टर 29 अगस्त 2024, अगर इसके बाद कोई अपनी नेशनल सेविंग स्कीम से विड्रॉ करता है तो उसके लिए एग्जम्पशंस को आसान कर दिया गया है। इसके अलावा NPS वात्सल अकाउंट इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर नॉर्मल NPS अमाउंट
सब्जेक्ट टू ओवरऑल लिमिट, यानी कि एनपीएस वात्सल अकाउंट जो है वो नॉर्मल एनपीएस अकाउंट को भी अवेलेबल करवा दिया गया है। चलिए, इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए टैक्स सर्टेनिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्कीम प्रमोट किया गया है। इसी तरह इनलैंड वेसल्स के रिगार्डिंग और स्टार्टअप्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, इन सब की कैटेगरी में कई तरह के बेनिफिट सरकार लेके आई है। जैसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वो होते हैं जो कि स्टार्टअप्स और कोई नई कंपनी को फंड प्रोवाइड करवाने के लिए अल्टरनेटिव मैकेनिज्म होते हैं, जिसमें कई कैटेगरीज के फंड होते हैं। फॉर एग्जांपल उनमें टैक्सेशन के जो मैकेनिज्म उनको सिंप्लीफाई किया गया है, खासतौर से कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 ऑफ एआईएफ, ये हम इकोनॉमी की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। इसका डिटेल समझने के लिए आप दी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस की इकोनॉमी की सीरीज आप देख सकते हैं उधर जाके। एक्सटेंशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डेट एंड सॉवरेन पेंशन फंड, सॉवरेन पेंशन फंड इनकी डेट बढ़ा दी गई है, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं याद रखना। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें अगर, जिसमें जीएसटी मेन होता है, तो रैशनलाइज किया गया है कस्टम टैरिफ स्ट्रक्चर को, एंड स्पेशली फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स, सो दैट कि हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को कम किया जा सके। रिमूव कर दिया गया है 7 टैरिफ रेट्स को, ये सब बजट 2025-26 से लागू होगा। कब से? दिस इज ओवर अबव 7 टैरिफ, जो पहले 2023-24 में रिमूव किया गया है, ये उसके बाद 7 और कैटेगरीज में टैरिफ रिमूव किया गया है, जिनमें कि अब इसके बाद केवल 8 ऐसे रिमेनिंग टैरिफ रेट्स बचेंगे जो कि जीरो रेट। आफ्टर दिस देयर विल बी ओनली 8 रिमेनिंग टैरिफ इंक्लूडिंग जीरो रेट। हाँ, केवल 8 कैटेगरीज हैं जिनमें कि टैक्स लगता है, टैरिफ लगता है, जिनमें कि जीरो रेट वाले भी आती हैं। जस्ट इमेजिन कि कितना ज्यादा कस्टम कम किया गया है। Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence except on few items where incidence will reduce marginality. So levy not more than one cases or cess or surcharge. Levy not more than one cesses or surcharge, मतलब एक से अधिक सेस या सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा, जिससे होगा कि therefore social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to cess वो अब exempt हो जाएंगे। ठीक, मतलब प्रोडक्ट में केवल एक ही सेस और सरचार्ज या सरचार्ज लग सकता है, बस ओनली वन सेस और सरचार्ज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेवेन्यू ऑफ 2600 करोड़ इन इनडायरेक्ट टैक्सेस विल फॉरगॉन, इसकी वजह से जो रेवेन्यू होगा वो करीब 2600 करोड़ कम हो जाएगा सरकार का। रिलीफ इन इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन, उसमें भी रिलीफ किया गया है। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स में कोबाल्ट पाउडर एंड वेस्ट, स्क्रैप ऑफ लिथियम आयन बैटरी, लेड, जिंक एंड अदर 12 क्रिटिकल मिनरल्स को पूरी तरीके से बीसीडी से फ्री कर दिया गया है। बॉर्डर कस्टम ड्यूटी से फ्री कर दिया गया है, बीसीडी बॉर्डर कस्टम ड्यूटी से फ्री कर दिया गया है। टू मोर टाइप ऑफ सटल लेस लूम फुली एग्जेम्प्टेड, पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, स्पेशली इन टेक्सटाइल मशीनरी। और ये बीसीडी के रेट्स जो कि आपको नहीं याद रखना, इतना डीप में क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये सब भी आपको नहीं याद रखना, बस याद रखना कि इनमें कई सारे रैशनलाइजेशन किए गए हैं। ठीक है, इधर हम बात कर चुके हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन, हैंडीक्राफ्ट, लेदर, मरीन, इन सब के बारे में कई सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट लेके आई है जिनको आपको याद नहीं रखना है। सो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। टैक्स ट्रेंड्स इन टैक्स रिसीट्स, तो हमें दो तरह की चीजें देखनी है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ग्रॉस टैक्स। सो ग्रॉस टैक्स अभी कितना है गवर्नमेंट का, पहले हम डायरेक्ट टैक्स देखते हैं। डायरेक्ट टैक्स इंडिया में करीब 7.1% है, जो कि इंक्रीज हुआ है। पहले तो ये 6 देखिए, यहाँ से आप देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर में ये परसिस्टेंट इंक्रीज हुआ है डायरेक्ट टैक्स। इंडिया में करीब करीब जो जीडीपी का परसेंटेज है डायरेक्ट टैक्स से कितना आता है, 7.1%। अब इनडायरेक्ट टैक्स कितना आता है, 4.9%। तो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा आता है, जीएसटी से ज्यादा डायरेक्ट टैक्स है अब, है ना। तो ये भी अपने आप में 5.5, 5.1, 5.15, तो ये घट रहा है, आप देख रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जीएसटी में कई सारे एग्जाम्पशन दिए हैं, इसलिए ये डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन घट रहा है। सो ग्रॉस टैक्स की कंडीशन ये, भारत में जीडीपी का करीब 12% जो है वो टैक्सेशन से आता है। अब देखेंगे तो ये भी अपने आप में बीच में घटा हुआ है, फिर बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ा है, ये बीच में कम हुआ है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि परसिस्टेंट इंक्रीज है।
ठीक है। एंड ट्रेड ट्रेड ट्रेंड इन रिसीट्स ऑफ सेंटर सेंटर, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के रिसीट्स को देखें तो इसमें हमें दो तरह के ट्रेंड देखने हैं, जैसे कि सेंट्रल का नेट टैक्स रेवेन्यू ब्लू कलर में है, तो ये नेट टैक्स रेवेन्यू सेंटर का कितना हो गया है 28%, एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू 5.8%, नॉन डेट कैपिटल रिसीट 0.8%। तो ये तीन तरह के ट्रेंड्स हम देख रहे हैं। क्या लगातार ये बढ़ रहा है? यस। क्या ये लगातार बढ़ रहा है? यस। क्या ये लगातार बढ़ रहा है? आंसर यस। तीनों, सेंट्रल टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू और नॉन डेट कैपिटल, ये तीनों अपने आप में इंक्रीज हो रहे हैं लगातार। ठीक है। सो प्रीलिम के लिए मैंने आपको बार बार बताया है, टॉपिक वाइज 100 टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे नज 100 में, जिसमें कि 100 पेपर हैं, करंट अफेयर्स कवर है, सब टॉपिक वाइज हैं। इसको जरूर देखना। दी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस, दी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस, ये ऐप आपको मिलेगा प्ले स्टोर में। यहाँ पर ये सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखिए टेलीग्राम का लिंक है, आप इसमें आके कुछ भी पा सकते हैं। हमारे नंबर से हमको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ हिंदी और इंग्लिश के सोशियोलॉजी के नए बैच चालू हो रहे हैं, तो आप उसको ज्वाइन करने के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।